We will read the question first. March 2006. Following is the balance sheet of Paradise Limited as on 31st March. Liability side, please mute all of you. Sachitanand, mute yourself. Yes, Liability sir. Okay. and asset sides are given. I'm not reading the entire liability side, but definitely I will read the share capital part. You can see preference shares of rupees 10 is 2 lakh given, and equity shares of rupees 10 is 4 lakh given. No numbers are mentioned कि कितने नंबर है, but we have to find out the numbers. कितने numbers है preference shares के? See, 2,40,000 is the amount और 10 each दिया है, इसका मतलब numbers कितने होंगे? 24,000. 2,40,000 divided by 10. 24,000 will be the number of preference shares. ऐसे ही इक्विटी के नंबर फाइंड आउट करो. 4 लाख अमाउंट है, 10 ईच, इसका मतलब नंबर्स 40,000. याद रखना ये नंबर, बिकॉज आई वांट दिस नंबर व्हेन आई विल गो फॉर द सॉल्यूशन. बाकी लायबिलिटी साइड इज ओके, नथिंग डिफरेंट. असेट साइड में हमेशा हम क्या करते हैं? सबसे पहले विल टिक मार्क द इनटेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस. ये टिक मार्क करके रखेंगे क्योंकि ये हमें राइट ऑफ करना होगा बाद में. ठीक है. सो देखो, इंटेंजिबल एसेट तो एक भी नहीं दिया, लाइक गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. लेकिन फिक्टिशियस एसेट है, देखो, पब्लिसिटी, कैंपेन एक्सपेंसेस इज फिक्टिशियस एसेट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस पीएनएल भी है. सो ये दोनों टिक मार्क करके रखो क्योंकि ये हमें राइट ऑफ करना ही होगा, इवन दो देयर इज एडजस्टमेंट और नॉट. ओके, सो दिस इज द बैलेंस शीट. आई एम नॉट रीडिंग एंटायर. जो मुझे चाहिए था वो मैंने पढ़ा, बाकी सब according to adjustment. It is observed that the new product launched by the company has not succeeded even after 3 years of marketing. मतलब कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, 3 साल मार्केटिंग किया, उसको प्रमोट किया, बट फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. The management is of the opinion that assets and liabilities are not valued correctly. मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि असेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करेक्ट नहीं है, एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज द फाइनेंस. और उनको फाइनेंस रेज करने में, मार्केट से पैसा उठाने में भी दिक्कत हो रही है. सो सी, यहाँ पे इस पैराग्राफ में उन्होंने उनका प्रॉब्लम दिया हुआ है कि उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, सक्सेस नहीं हुआ, उनको ऐसा लगता है फाइनेंस नहीं मिल रहा है. ये उनके प्रॉब्लम्स है. इन प्रॉब्लम का जर्नल एंट्री नहीं होता. जर्नल एंट्रीज आर पास फॉर द ट्रांजैक्शंस व्हिच हैपेंस. जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका एंट्री होता है. ये उन्होंने उनका तकलीफ बताया, उस तकलीफ का कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है. हम अकाउंटेंट है, हमारा जॉब क्या है? व्हेनेवर देयर इज एनी ट्रांजैक्शन हैपेंस, वी हैव टू पास द एंट्री. ये जो पैराग्राफ है, इट इज ऑफ नो यूज फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उनका प्रॉब्लम बताया. मैं इस प्रॉब्लम का एंट्री, जब ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा, then I will pass the entries. Okay, please mute yourself, all of you. All of you, please mute. आवाज आ रहा है मुझे. Accordingly, see, to overcome the situation, ये problem solve करने के लिए a scheme of reconstruction is prepared by the directors and approved by all authorities. एक scheme हुआ है reconstruction का, and the salient features of the scheme. यहाँ से मेरा actual sum start हो रहा है, यहाँ से मैं एंट्रीज प्रिपेयर करना शुरू करूंगा. बट लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन वन बाय वन विल पास द जर्नल एंट्री. फर्स्ट, प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹80. अगर आप ऊपर देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,20,000 है, लेकिन ये एडजस्टमेंट 5,20,000 का नहीं है. दे आर सेइंग प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 80,000 इज ऑब्सोलेट. इसमें से 80,000 का खराब हुआ है, ऑब्सोलेट, एंड दिस इज सोल्ड एज स्क्रैप. वो भंगार में बेच दिया. स्क्रैप मतलब भंगार, फॉर ₹60. तो ये पूरे प्लांट एंड इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज ओनली फॉर 80,000. 80,000 का प्लांट एंड इक्विपमेंट खराब हुआ है और वो आपने बेचा स्क्रैप में 16,000. क्या एंट्री होगा? आई विल टेल यू लेटर ऑन. Second adjustment, auditor have pointed out that depreciation on plant is not provided to the extent of 40,000. ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया 40,000 तक का. ठीक है, बाद में हम चार्ज करेंगे.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन, ओके, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे. देन एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, stock include item valued at rupees 48,000 which is sold at a loss of 50%. स्टॉक में एक आइटम है 48,000 का जो आपने 50% लॉस में भेजा, 50% लॉस में बेचा है, राइट? ठीक है. फोर्थ, द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 56. इन्वेस्टमेंट का आज का रियलाइजेबल वैल्यू मतलब नया वैल्यू 56,000 है. पुराना वैल्यू कितना था आप अभी देख सकते हो ऊपर, इन्वेस्टमेंट का पुराना वैल्यू है 120, लेकिन अब नया वैल्यू कितना हुआ है 56, मतलब डिक्रीज हुआ है. Then fifth is very very important adjustment. Dividend on preference shares is in arrears for 3 years. Preference dividend 3 साल से नहीं दिया, arrears में है, okay? And this amount is not payable, और ये amount नहीं देना है. Then all losses and fictitious assets are to be written off. सारे losses, fictitious assets राइट ऑफ करना है. ये तो हमें करना ही है, इसलिए हमने वो fictitious asset को टिक मार्क करके रखा है. एक्सपेंसेस पेड फॉर फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, पिछले दोनों सम में ये एडजस्टमेंट था, एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो हर सम में होता है, बट वी हैव अ डिफरेंट एडजस्टमेंट इन इट टुडे. द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू. आई रिमेंबर दो सम हुआ है जिसमें एक सम में रिड्यूस टू था, दूसरे सम में रिड्यूस बाय था. आज रिड्यूस टू है, रिड्यूस टू ₹2 पर शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स ₹2.5. ओके, तो ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है यहाँ तक, बट ये जो पार्ट है हाउ एवर फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज दिया हुआ है जिसकी वजह से एक चेंज होगा जो मैं सम सॉल्व करते वक्त बताऊंगा, नॉट नाउ. Ninth adjustment is very very important but very simple. Creditor due are settled. Creditors का due settle किया, 20% cash payment, 40% cancelled and 40% by issue of 16% debenture. Entry कैसे करना है बाद में देखेंगे. 10th adjustment, other current liabilities include 40,000 payable to directors towards remuneration. This liability is to be cancelled. 11th, a call of ₹3 per share on equity shares is to be made and received. This is also important. Call करना है, कॉल मतलब फोन नहीं करना है, शेयर होल्डर से पैसा डिमांड करना है. एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड ऑफ टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना पेड करो. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. 12 एडजस्टमेंट है, मैं हर एक एडजस्टमेंट का एंट्री करूंगा. इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है कि 12 हो जाए, लेकिन जितना होता है उतना करेंगे. ओके, आई होप कि आपके पास ये क्वेश्चन पहले से होगा, और अगर आपके पास है तो कीप दिस क्वेश्चन इन योर फ्रंट, आपके सामने रखो, क्योंकि सॉल्यूशन के वक्त एडजस्टमेंट का सामने होना जरूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. Okay, see, I am drawing ledger as well as journal together. This is the journal part and this is the ledger that I have prepared. I will prepare both together because you must be knowing कि मैं कुछ एडजस्टमेंट्स का पहले एंट्री करूंगा फिर यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऐसा भी होगा जो पहले यहाँ पे ट्रांसफर होगा कैपिटल रिडक्शन में, एंड ऑन दैट बेसिस आई विल पास द एंट्री. इसीलिए जर्नल एंड लेजर बोथ आई एम प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियस. ठीक है, सो विल गो एडजस्टमेंट वाइज, और हर एक एडजस्टमेंट का मैं हमेशा की तरह कुछ क्लू दूंगा जो आपको फॉलो करके एंट्री प्रिपेयर करना आ सकता है. और ये सारे क्लूज ऑलरेडी मैं फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में दे चुका हूँ, कुछ नया नहीं दूंगा, वही रिपीटेड क्लूज वही आपको यूज करने हैं.
I'll just guide you. Okay, so let's go for the first adjustment. Any one of you please read what is the first adjustment. Any one of you please read the first adjustment. No one has. Plant and equipment having a book value of rupees 80,000 Yes, is obsolete. This is a sold as scrap of rupees 60,000. ठीक है. Plant and equipment having book value of rupees 80,000 is obsolete and has been sold as scrap for rupees 16,000. मतलब 80,000 का प्लांट एंड इक्विपमेंट या प्लांट एंड मशीनरी यू कैन से खराब हो चुका है और वो आपने उसे भंगार में बेच दिया. अब मुझे इसका एंट्री करना है. तो अब सी हाउ आई एम पासिंग द एंट्री. सी यहाँ पे 80,000 का प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका 16,000 वैल्यू. मतलब आप सोचोगे कि वैल्यू डिक्रीज है मतलब पहले रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री मिल जाएगा. नहीं, ये सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, यहाँ पे आपने वो स्क्रैप में बेचा भी है. तो टेल मी यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है या नहीं, पैसा इन्वॉल्व है या पैसा इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, इस एडजस्टमेंट. प्लांट है सर. यस, प्लांट एंड इक्विपमेंट 80,000 का था, खराब हुआ तो आपने भंगार में बेच दिया है ना, इसका मतलब पैसा इन्वॉल्व है. टेल मी पैसा आपको मिलेगा या आपको पैसा देना होगा. मनी कम्स इन और गोज आउट इन दिस ट्रांजैक्शन. सर पैसा आएगा. पैसा आएगा, मनी कम कम्स. इन. तो मैंने आपको 16,000. क्लू दिया था, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मैंने आपको एक क्लू दिया था कि अगर पैसा इन्वॉल्व है तो बैंक अकाउंट हम लिखेंगे, और अगर पैसा आया तो बैंक डेबिट, पैसा गया तो बैंक क्रेडिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पैसा आया तो बैंक डेबिट और पैसा गया तो बैंक क्रेडिट, राइट. सो टेल मी आपने वो कितने में बेचा और आपको कितना पैसा मिलेगा. 80,000 मिलेगा या 16,000 मिलेगा. 16,000 मिलेगा. 16,000 मिलेगा. सो सी व्हाट आई एम डूइंग, मुझे पैसा मिलेगा इस 16,000. ट्रांजैक्शन में, इसलिए मैं पहले एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट आई विल डेबिट विथ 16,000. बैंक डेबिट, पैसा आया. अब क्रेडिट में क्या होगा, टेल मी व्हाट इज सोल्ड, क्या बेचा आपने, क्या गया. व्हाट गोज आउट, प्लांट एंड इक्विपमेंट गोज आउट. आपने प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी. तो क्रेडिट में क्या आएगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिर मशीनरी. मैंने गलती से मशीनरी लिखा है बट इट इज प्लांट एंड इक्विपमेंट. बट द प्रॉब्लम इज प्लांट एंड इक्विपमेंट तो 80,000 का था, आपने उसे बेचा कितने में, 16,000 में. भले वो खराब हुआ है, कुछ भी हुआ है, स्क्रैप में बेचा, बट बेसिक ट्रांजैक्शन इज व्हाट, 80,000 का प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने 16,000 में बेचा. प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का गया, मिला कितना पैसा, 16,000. तो मैंने लॉजिक क्या लगाया, पैसा आया इसलिए बैंक डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी गया इसलिए क्रेडिट. और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जब भी कभी एंट्री करते वक्त इस टॉपिक के लिए अगर आपको डिफरेंस मिल रहा है तो सिंपली ट्रांसफर दैट डिफरेंस टू द कैपिटल रिडक्शन. वो डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन. कैपिटल रिडक्शन. तो डिफरेंस देखो कम कहाँ पे है, डेबिट या क्रेडिट. डेबिट डिफरेंस. डेबिट. डेबिट. 64,000 डेबिट. And now I will transfer, ये एंट्री कंप्लीट हो चुका है. Now I will transfer it to the ledger. कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो कैपिटल रिडक्शन की डेबिट में 64,000 अमाउंट सिर्फ लिखते वक्त कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा, सेम लेजर में सेम लेजर का नाम नहीं आता, राइट. एंड नरेशन की बात मैं फिर से एक बार करता हूँ. नरेशन में नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैंने कहा है कि आपको नरेशन लिखना है. और नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी बिकेम ऑब्सोलेट एंड सोल्ड एज स्क्रैप. नरेशन मतलब आपका एडजस्टमेंट आप लिख सकते हो. ओके, नरेशन मतलब सिंपली पुट योर एडजस्टमेंट, बीइंग लगा के छोड़ दो, ठीक है. सो सी दिस इज हाउ आई हैव प्रिपेयर द एंट्री. कौन सा ट्रांजैक्शन था, पैसा इन्वॉल्व था इसलिए पहले एंट्री किया और इफेक्ट यहाँ पर. उपाली भोर, उपाली भोर.
Okay. Now next adjustment. Read the next adjustment and tell me. कौन पढ़ेगा? Who will read? सर एक मिनट, एक डाउट था सर. हाँ. सर ये कैपिटल डिडक्शन में जो एंट्री 64,000 लिखा है वो 64 आएगा कि 80,000 आएगा? 64 कैपिटल रिडक्शन में जितना अमाउंट है उतना ही आता है. सिर्फ लिखते वक्त हमें अपोजिट मैटर लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी लिखना है. अमाउंट वही आएगा 64. ठीक है सर. ओके सर ओके. रीड नेक्स्ट एडजस्टमेंट. हु विल रीड? या मैं ही पढ़ूं? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है. आई डोंट हैव बुक. The Auditor have pointed out. auditors have pointed Yes, what? the depreciation on plant is not provided to the To the extent extent of rupees 40. of rupees 40,000. जब ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया 40,000 का, ठीक है, नहीं किया तो हम करते हैं. उसने कहा कि किया नहीं है ना, कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. टेल मी, डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट? डिक्रीज, राइट? डिक्रीज. जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आपको पैसा मिलता है या पैसा देना पड़ता है? नहीं. डेप्रिसिएशन नॉन कैश, मतलब नहीं है. सचिदानंद, कीप इट ऑन म्यूट मोड. यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है. इसका मतलब मैं पहले एंट्री नहीं करूंगा, मैं पहले यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये सिंपली क्या है, इंक्रीज डिक्रीज है. इंक्रीज डिक्रीज है तो पहले यहाँ पे लिखो, एंट्री मिल जाएगा. जैसे कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ है मतलब असेट डिक्रीज, तो आई विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. इंक्रीज होता तो मैं कहाँ पे लिखता? क्रेडिट में. आई विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड टू प्लांट एंड इक्विपमेंट 40,000. ओके. और अब आप इसका जर्नल एंट्री बना सकते हो. कैसे बनेगा? कैपिटल रिडक्शन की डेबिट, Capital reduction account debit to profit to plant and machinery. कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी. एक्चुअली प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना है, मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिखा. बुक में प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना शायद. ओके, लेटर ऑन आई विल करेक्ट इट. राइट नाउ लेट इट बी. नेक्स्ट लेक्चर तक मैं करेक्ट करूंगा प्लांट एंड इक्विपमेंट. ठीक है, तो ये दो एडजस्टमेंट में कुछ डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके आगे का पार्ट आप मुझे बताओगे. आई एम नॉट गोइंग टू टेल एडजस्टमेंट नंबर 3rd and 4th, because both adjustment are very much similar to these two adjustment, 1st and 2nd. तो 1st and 2nd में कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू टू गिव मी द एंट्री. ठीक है, आई अज्यूम कि नो डाउट. So tell me, read the 3rd adjustment first of all, then you will tell me how I should pass the entry. Tell me, what is the adjustment, 3rd adjustment? Read it out. Stock includes item valued at rupees 48,000, which is sold at a loss of 50%. स्टॉक में एक 48,000 का आइटम है जो आपने 50% लॉस में बेचा. ठीक है, तो टेल मी whether I should pass the entry first or I should record it and then pass the entry. ये सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज है या पैसा इन्वॉल्व है? इंक्रीज डिक्रीज है सर. रॉन्ग. पैसा इन्वॉल्व है. क्लियरली दिया हुआ है ना वहां पे कि बेचा है आपने, सोल्ड. सोल्ड है ना? Yes, sir. सेल. Yes, sir. यस सर. हाँ, तो सेल के बाद पैसा इन्वॉल्व होता है ना सेल में. ओके सर. हाँ सर. फर्स्ट एडजस्टमेंट था प्लांट एंड इक्विपमेंट सोल्ड एज स्क्रैप, सोल्ड था. यहाँ पे भी स्टॉक आपने सोल्ड किया, इसका मतलब पैसा इन्वॉल्व है. तो आई विल पास द एंट्री एंड देन आई विल ट्रांसफर. अब एंट्री पास करते वक्त लॉजिक क्या है? पैसा इन्वॉल्व है, इसका मतलब बैंक अकाउंट आएगा. बैंक अकाउंट. आप मुझे बताओ, बैंक डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ? पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? पैसा आ रहा है. यस, क्योंकि आपने आ रहा है डेबिट. पैसा आएगा क्योंकि आपने बेचा है. सेल केस में कोई भी चीज आप बेचोगे तो पैसा मिलेगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट. लेकिन कितने में बेचा? सर 48 में 50% बेचा और 50% ये हुआ. राइट. तो 24,000. यस, 24,000. बैंक 24,000. पैसा मुझे 24,000 मिलेगा. 50% लॉस, 50% माइनस कर 48,000 माइनस 50%.
पैसा आया, व्हाट गोज आउट, क्या गया, क्या बेचा आपने, क्या दिया, stock, स्टॉक। stock, क्रेडिट में क्या आएगा, स्टॉक। लेकिन stock, स्टॉक था कितना, 48,000 का। सी एडजस्टमेंट, capital reduction, यस एडजस्टमेंट फर्स्ट एंड एडजस्टमेंट थर्ड वेरी सिमिलर टू ईच अदर। सिर्फ वहाँ पे प्लांट एंड इक्विपमेंट था, यहाँ पे स्टॉक है। यहाँ पे प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा, यहाँ पे स्टॉक बेचा। यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन 24। और ये कैपिटल रिडक्शन अब कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा। अमाउंट तो 24 आएगा, लेकिन लिखते वक्त आप लिखोगे अमाउंट 24 आएगा। कैपिटल रिडक्शन के जो सामने अमाउंट है वही आता है। ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ो और बताओ मुझे। प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट का आज का वैल्यू। तो यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है नहीं, नहीं, ये सिर्फ आपको क्या दिया है, नया वैल्यू। पुराना वैल्यू कितना था और नया वैल्यू कितना हुआ है। इसका मतलब ये सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज है। जो मैं पहले रिकॉर्ड करूंगा एंट्री मिल जाएगा। तो टेल मी, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, नया वैल्यू दिया हुआ है 56,000। पुराना वैल्यू Yes. था 120, 1,20,000। 1,20,000, तो ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, decrease, डिक्रीज, राइट। 120 था, अब नया वैल्यू है 56। डिक्रीज बाय व्हाट, डिक्रीज बाय व्हाट, 56,000 से डिक्रीज हुआ है नहीं, 56,000 इज द न्यू वैल्यू। हाँ, कितना कम हुआ, 64,000, राइट। डिक्रीज बाय 64 मतलब 1,20,000 था और अब नया वैल्यू हुआ उसका 56,000। 56,000 से कम नहीं हुआ है, 56,000 इज द न्यू वैल्यू। तो 120 से कितना कम होगा, 64,000 कम हुआ, इसलिए उसका वैल्यू है 56। और यहाँ पे मैं लिखूंगा असेट डिक्रीज डेबिट साइड में, असेट डिक्रीज डेबिट साइड में 64,000 रिड्यूस बाय। नया वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा जाता, जितना अमाउंट कम होगा उतना लिखा जाएगा। 120 पहले था, अब उसका नया वैल्यू हुआ 56, मतलब कम कितना हुआ, 64। एंड अकॉर्डिंगली इसका एंट्री क्या आएगा फिर, कैपिटल रिडक्शन, capital reduction, debit to investment. कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विद एडजस्टमेंट प्लीज। क्या तक कोई डाउट है, जस्ट अ सेकंड। हेलो, Dividend on preference share is in errors for their हाँ 3 years. यूनिवर्सिटी का This फीस भरना amount is बेटे। not payable. Okay, so see, this is the adjustment where they have given that arrears of dividend is there, मतलब dividend is in arrears for 3 years। 3 साल से preference का dividend नहीं दिया, it is in arrears and it is now to be cancelled। So see, whenever any liability is cancelled, that means we have to reduce the liability। So liability reduce हम क्या करते हैं, liability reduce asset reduce debit में होता है, वैसे liability reduce कहाँ पे होगा, credit में। एंड अकॉर्डिंगली उसका एंट्री भी आएगा। लेकिन कब, अगर कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुआ तो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट एक्चुअल लायबिलिटी, इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी, द लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट ऑकर्ड इन द फ्यूचर, they are not real or actual liabilities and they are not in the balance sheet as well। वो बैलेंस शीट के नीचे नोट्स के जरिए दिखाया जाता है। I'll give you one example of that contingent liability का example देता हूँ। Suppose an employee file case against the company for the damages। एक एम्प्लॉय ने कंपनी के खिलाफ केस किया है कोर्ट में, डैमेजेस का उसको भरपाई चाहिए, कॉम्पेंसेशन। अब फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू ये लायबिलिटी है या नहीं पता नहीं, इट इज कॉन्टिंजेंट, इट डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इट डिपेंड अपॉन द कोर्ट्स वर्डिक्ट। अगर केस एम्प्लॉय जीत गया देन डेफिनेटली इट इज लायबिलिटी, इट इज टू बी पेड। लेकिन अगर कंपनी ने केस जीत लिया तो वो लायबिलिटी नहीं है, देने की जरूरत नहीं। लेकिन ये डिपेंड किस पे है, कोर्ट के डिसीजन पे है। तो अभी मैं नहीं बता सकता वेदर इट इज लायबिलिटी और इट इज नॉट लायबिलिटी। इन फ्यूचर वी विल डिसाइड दैट। सच लायबिलिटीज आर कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन वी विल थिंक अबाउट द प्रेजेंट ओनली, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। प्रेजेंटली इट इज नॉट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं होता।
सो आई वाज सेइंग कि अगर लायबिलिटी रिड्यूस हुआ तो यहाँ पे, लेकिन जो लायबिलिटी था ही नहीं वो रिड्यूस होने से कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटीज का कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या, जो बैलेंस शीट में नहीं होगा, बैलेंस शीट के नीचे नोट के जरिए दिया जाता है। वैसे आप चेक कर सकते हो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में नहीं है। चेक करो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये लायबिलिटी नहीं था, इट इज कंटिंजेंट। अब इसको कैंसिल करने से मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो लायबिलिटी मेरा था नहीं वो कैंसिल होने से मेरा कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं है, राइट। जैसे कि आपको किसी एक्स्ट्रा कोर्स का फीस भरना है, ओके, आपको तो भरना ही नहीं था, वो अगर हमने कैंसिल किया तो उससे आपका कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि आपने वो कोर्स लेना ही नहीं था, आपका वो कोर्स था ही नहीं, उसका फीस हमने कैंसिल किया, इससे कुछ मतलब नहीं होता, राइट। एक्चुअल लायबिलिटी कैंसिल्ड होना और कॉन्टिंजेंट कैंसिल होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सी आपका अगर एडमिशन फीस हम कम करते हैं, इट इज योर गेन, इट इज योर प्रॉफिट, लेकिन जो आपका फीस था ही नहीं वो हमने कैंसिल किया, इससे आपका कुछ फायदा होगा नहीं। I'll show you the notes regarding this in the first lecture। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने शायद आपको ये नोट्स दिखाया होगा, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट शायद मैंने वो पार्ट दिखाया होगा जिसमें मैंने इस टॉपिक का नोट्स आपको दिखाया था। I'll show you the notes। Just a second। ये शायद आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा पहले, अगर नहीं लिया है तो टेक इट नाउ, जस्ट अ सेकंड। हाँ सर, स्टार्टिंग में दिया था आपने ये। दिया था ना, फिर भी आई विल शो यू अगेन बिकॉज दिस हाँ। इम्पोर्टेंट पार्ट। सी दिस पार्ट, 12th एडजस्टमेंट। सी 12th एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ contingent liabilities। Okay, see there are two treatments. A, treatment of contingent liability or not real liability, I'm talking about contingent liabilities जो बैलेंस शीट में नहीं होगा। If it is cancelled, foregone, waived, ignored या given up, मतलब वो liability cancelled हुआ, छोड़ दिया, waive किया, right, ignore किया, anything like that, there will be no entry for this, उसका एंट्री नहीं होता। लेकिन if issued shares और डिबेंचर और पेड कैश, अगर ऐसी लायबिलिटीज को जो लायबिलिटी था ही नहीं फिर भी आपने उसको कुछ भी दिया तो याद रखना इट इज योर कंप्लीट लॉस, क्योंकि जो लायबिलिटी था नहीं उसे आप कुछ दे रहे हो, राइट। तो पहले जो लायबिलिटी था नहीं उसके लिए जो भी दिया इट विल बी योर लॉस। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू बी डेबिटेड, और बदले में जो दोगे वो क्या होगा, क्रेडिट। अगर आपने शेयर्स दिया तो शेयर्स क्रेडिट, डिबेंचर दिया तो डिबेंचर क्रेडिट, बैंक दिया तो बैंक क्रेडिट। कैपिटल रिडक्शन शुड बी डेबिटेड अगर कुछ दिया तो। इन आवर केस नाउ इट इज टू बी कैंसल्ड, सो नो एंट्री। लेकिन आगे ऐसे भी सम होंगे जहाँ पे फॉर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी आई विल गिव समथिंग, इन दैट केस यू शुड रिमेंबर दिस, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करो और वट एवर यू विल गिव जस्ट क्रेडिट दैट। फिलहाल इस सब में कौन सा ए एंट्री में कर रहा हूँ, दैट इज नो एंट्री। तो इस एडजस्टमेंट का, फिफ्थ एडजस्टमेंट का आई एम डूइंग नो एंट्री। नो एंट्री मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलो मूव ऑन। फिफ्थ एडजस्टमेंट के बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट पढ़ो, देखो कौन सा है सिक्स्थ एडजस्टमेंट, कौन सा है। fictitious assets, intangible assets All losses to be written off। are to be written off। yes, तो हमने सम पढ़ते वक्त ही टिक मार्क किया होगा कि कौन कौन सा इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस है।
आई रिमेम्बर इंटेंजिबल एसेट एक भी नहीं है, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट नहीं है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट एक है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस एक है, पब्लिसिटी, कैंपेन एक्सपेंसेस एंड पीएनएल, राइट। तो ये दोनों मैं राइट ऑफ करूंगा। असेट राइट ऑफ कहाँ पे होता है? असेट राइट ऑफ मतलब असेट रिड्यूस डेबिट में। सो मैं दोनों डेबिट में लिखता हूँ, पब्लिसिटी, कैंपेन एक्सपेंसेस एंड पीएनएल, दोनों राइट ऑफ डिक्रीज कैपिटल रिडक्शन की डेबिट में। अकॉर्डिंगली इसका एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन की डेबिट में लिखा है, इसीलिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू पब्लिसिटी, कैंपेन एक्सपेंसेस एंड टू पीएनएल। ओके, इनफैक्ट ये सेकेंड, ये इन्वेस्टमेंट ऐसे ही मैंने किया था, कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ एडजस्टमेंट, इट्स ऑल सिंपल, क्योंकि ये लास्ट दो सम में भी हुआ था शायद। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम, राइट। एडजस्टमेंट चेक करो जरा, प्लीज चेक, एनीवन प्लीज चेक विच Yes, sir. नंबर 7, यही है ना, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। तो हमें क्या करना है, ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, रिकॉर्ड करूंगा, एंट्री मिल जाएगा मुझे। कैपिटल रिडक्शन की डेबिट में रिकॉर्ड होगा एक्सपेंसेस लॉसेस। सिर्फ लिखते वक्त एक्सपेंसेस के लिए राइट डाउन टू बैंक, क्योंकि वी हैव टू पे दैट एक्सपेंसेस, हमें वो पे करना होगा, दैट्स व्हाई आई विल राइट टू बैंक एंड अकॉर्डिंगली मेरा एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। Here is the entry number 7, capital reduction to bank. Then comes the important part of this question, 8th adjustment, a regular adjustment, but still it is different now. But before that, I will show you the entries, the notes again. See here. 8th adjustment is about the reduction in share capital. See this part. See, शेयर कैपिटल रिडक्शन दो सम हुआ है। मैं दो सम में मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी फॉलो ए, हम ए एंट्री करते हैं, और आपने देखा होगा मैंने यही एंट्री किया था, कौन सा? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, रिमेंबर। फिर हम इसमें अमाउंट भरते हैं, डेबिट में क्या होगा? शेयर कैपिटल बैलेंस शीट वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, फिर रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय, ये एंट्री होता है नॉर्मली। लेकिन नॉर्मली का मतलब है व्हेन फेस वैल्यू इज नॉट चेंज, हम अज्यूम करते हैं कि फेस वैल्यू चेंज हुआ है, फेस वैल्यू चेंज हुआ है इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर किसी सम में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि फेस वैल्यू इज नॉट चेंज, फेस वैल्यू इज नॉट चेंज, इन दैट केस हमें ये वाला एंट्री करना है। देयर आर टू ऑप्शंस फॉर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल एंट्री। शेयर कैपिटल रिडक्शन का अगर एडजस्टमेंट है तो नॉर्मली ये एंट्री किया जाता है, ए वाला, जो मैंने लास्ट दो लेक्चर में आपको पढ़ाया। बट इन दिस केस आप लोग एडजस्टमेंट पढ़ सकते हो, दे हैव गिवन क्लियरली कि फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज या डज नॉट चेंज, नॉट चेंज वहाँ पे है शायद, इसका मतलब फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ, सो आई कैन नॉट पास दिस एंट्री, मुझे ये सेकेंड ऑप्शन वाला एंट्री करना है। अब ये एंट्री कैसे करते हैं आई विल टेल यू, लेकिन ये एंट्री कब करना है ये जानना जरूरी है। whenever they will mention in the question कि face value remain unchanged या face value not change, अदरवाइज हम ये ए ऑप्शन करते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो ये ए वाला ऑप्शन, लेकिन अगर मेंशन है कि फेस वैल्यू नॉट चेंज तो ये वाला एंट्री। अब ये वाला एंट्री कैसे करना है आई विल टेल यू। वैसे आप पहले एडजस्टमेंट पढ़ो और देखो फेस वैल्यू नॉट चेंज ऐसे दिया है ना वहाँ पे, पढ़ो जरा एडजस्टमेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी रिड्यूस टू ₹2 and preference shares to ₹5. However, face value remain unchanged या face value not change, ऐसा वहाँ पे clearly wording है, right? So accordingly, Yes, sir. yes, accordingly मैं B ऑप्शन का एंट्री कर रहा हूँ। अब ये B ऑप्शन का एंट्री कैसे करते हैं? Simply treat it as a liability, एक liability की तरह ट्रीट करो, और liability reduce हुआ तो व्हाट वी विल डू, लायबिलिटी रिड्यूस हुआ, इसका मतलब पहले मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा लायबिलिटी रिड्यूस, असेट रिड्यूस डेबिट में होता है लायबिलिटी रिड्यूस,
यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, देन मुझे एंट्री मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा व्हेन आई विल रिकॉर्ड हियर। सो सी, मैं पहले इक्विटी शेयर रिड्यूस करता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कैपिटल रिडक्शन में हम रिड्यूस बाय वाला अमाउंट लिखते हैं, रिड्यूस बाय, और आप वहाँ पे आप देख सकते हो रिड्यूस ₹2 है, रिड्यूस 2 है। तो चेक करो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आपका फेस वैल्यू इक्विटी का 10 है, फेस वैल्यू 10 each, और नंबर कितना है, आई थिंक जस्ट टेल मी द नंबर्स प्लीज। 40,000, हेलो 4 lakh. 4 लाख अमाउंट है ना, 4 lakhs. हाँ सर 40,000। Yes, इक्विटी sir. का अमाउंट 4 लाख है, 10 each फेस वैल्यू है, तो नंबर कितना है 40,000। अब मुझे रिड्यूस करना है, रिड्यूस कितना करना है, ध्यान से सुनो, रिड्यूस टू ₹2, इसका मतलब है रिड्यूस बाय ₹8। रिड्यूस टू 2 इसका मतलब 2 तक कम करना है, आपका पहले वैल्यू कितना था 10 से उसको 2 करना है, इसका मतलब कितना रिड्यूस होगा 8। सो सी व्हाट आई विल डू, शेयर कैपिटल रिड्यूस, मैं दूसरे टाइप का एंट्री कर रहा हूँ, फेस वैल्यू नॉट चेंज वाला, वहां पे व्हाट आई विल डू, मैं पहले लायबिलिटी रिड्यूस यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। क्या रिकॉर्ड करूंगा, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट देखो मैंने कितना लिखा, 40,000 नंबर्स इनटू रिड्यूस बाय 8। रिड्यूस टू 2 है, लेकिन कैपिटल रिडक्शन में कौन सा अमाउंट आएगा, रिड्यूस बाय, एंड नाउ आई विल पास द एंट्री। अब इसका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। सो इन माय ओपिनियन दिस इज more simple than the A ऑप्शन। ए ऑप्शन में आप क्या करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, फिर उसमें अमाउंट भरते हो, पहले ओल्ड 40,000 इंटू 10 डेबिट, फिर क्रेडिट में आएगा 40,000 इंटू 2, और कैपिटल रिडक्शन में 40,000 इंटू 8। लेकिन यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं करना है, सिंपली वॉट एवर रिड्यूस्ड बाय वो क्रेडिट में लिखो और एंट्री डायरेक्ट प्रिपेयर करो, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। सेम वे आई एम डूइंग इट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। देखो जरा प्रेफरेंस शेयर्स कितना रिड्यूस हुआ है, आई थिंक 5, तो रिड्यूस बाय भी 5 होगा ना, रिड्यूस टू 5, इसका मतलब रिड्यूस Yes, 10 इंच है ना फेस वैल्यू, तो 5 हुआ है, इसका मतलब कितना कम होगा 5। और प्रेफरेंस के नंबर देखो 24,000 इंटू 5, 24 कहाँ से आया, आई थिंक क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था 2,40,000 अमाउंट है, 10 ईच, तो नंबर्स कितने रहेंगे 24। सो 24 इंटू 10 पुराना वैल्यू, अब क्या हुआ है 24 इंटू 5 रिड्यूस बाय, और इसका भी एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। सो यू कैन कंपेयर दीज टू एंट्रीज विद फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन दैट आई हैव सॉल्व्ड। पहला और दूसरा सब मैंने जो सॉल्व किया हुआ है, तीसरा है राइट, आप वहां से ये एंट्री कंपेयर करो। मैंने उन दो केस में क्या किया, डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन किया, मैंने पहले एंट्री किया उसके बाद ट्रांसफर किया। एंट्री क्या किया, एक शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, फिर उसमें अमाउंट तीनों में भरा। लेकिन ये मेरे ख्याल से इजी है, फेस वैल्यू नॉट चेंज दिया, तो एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करो, लायबिलिटी रिड्यूस क्रेडिट में लिखो। सिर्फ क्रेडिट में लिखते वक्त याद रखना रिड्यूस बाय वाला अमाउंट चाहिए, रिड्यूस टू वाला नहीं। हम हमेशा कैपिटल रिडक्शन में रिड्यूस बाय का अमाउंट लेते हैं। आई रिमेंबर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला जो सम मैंने सॉल्व किया था उसमें एक एडजस्टमेंट था, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 40% या 60% ऐसा था, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 60%, रिड्यूस टू 60% दिया था, तो मैंने कैपिटल रिडक्शन में रिड्यूस बाय रिमेनिंग लिया था, रिड्यूस टू 60%, तो मैंने लिया था 40%। आई रिमेंबर ऐसा ही कुछ एडजस्टमेंट फर्स्ट सम में था, आप लेक्चर खत्म होने के बाद वो एडजस्टमेंट रेफर कर सकते हो। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में रिड्यूस बाय जितना जो कम हो रहा है ना वो आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 9, प्लीज रीड इट। एडजस्टमेंट नंबर 9 कौन सा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आई थिंक क्रेडिटर का सेटलमेंट है। ये एडजस्टमेंट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आई थिंक अगर आप सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखोगे उसमें सारे यूनिवर्सिटी के सम है, यू विल फाइंड दिस एडजस्टमेंट 5 to 6 times, 5-6 बार ये एडजस्टमेंट आ चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर का सेटल। ये एडजस्टमेंट 5-6 बार आ चुका है। एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है बट आई विल गिव यू द हिंट, इजीली एंट्री कर पाओगे वो कितना भी बड़ा हो।
तो क्लू ये है कि पहले एडजस्टमेंट पढ़ो, क्रेडिटर्स आर सेटल्ड। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन नहीं 3 तरीके से सेटलमेंट किया। 20% पैसा दिया, 40% कैंसल्ड किया और बाकी 40% के लिए 16% डिबेंचर इशू हुआ। मतलब क्रेडिटर्स को सेटलमेंट करते वक्त आपने 20% कैश में दिया, 40% कैंसिल, 40% डिबेंचर। अब इसका एंट्री करना है तो इट्स वेरी सिंपल। एक क्लू मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया था कि किसी भी लायबिलिटी का सेटलमेंट अगर है, पहले एंट्री करूंगा मैं, किसी भी लायबिलिटी का सेटलमेंट है तो वो लायबिलिटी डेबिट करो, और सेटलमेंट के वक्त बदले में एक्सचेंज में जो भी आप दोगे वो सब क्या होगा, क्रेडिट। लायबिलिटी को डेबिट करना है और बदले में जो भी दोगे वो सब क्रेडिट। सो अकॉर्डिंगली ये क्रेडिटर्स का सेटलमेंट है तो मैं क्रेडिटर्स को डेबिट करता हूँ। सी क्रेडिटर्स का अमाउंट 2 लाख है, क्रेडिटर्स का अमाउंट 2 लाख है, लायबिलिटी साइड में देख सकते। अब इस क्रेडिटर्स को 2 लाख के बदले जो जो देना है वो सब क्रेडिट। क्या क्या दिया, 20% कैश मतलब बैंक, सो 2 लाख का 20% 40,000 कैश बैंक। देन 40% कैंसिल, कैंसिलेशन के लिए कैपिटल रिडक्शन लिखा जाएगा। कैंसिलेशन के लिए कैपिटल रिडक्शन, जो भी लायबिलिटी कैंसल्ड होता है वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, राइट। 40%, 2 लाख का 40% 80। और क्या दिया है देखो, 40% के लिए 16% डिबेंचर। सो सी जैसा एडजस्टमेंट है वैसा ही मैंने एंट्री लिखा है। एडजस्टमेंट में दिया है क्रेडिटर्स वाज सेटल, तो क्रेडिटर डेबिट। क्या दिया बदले में, बैंक 20%, 40% कैंसिल, कैंसिल के लिए कैपिटल रिडक्शन एंड बाकी 40% के लिए 16% डिबेंचर। और देखो एंट्री टैली भी हो रहा है 2 लाख एंड दिस टोटल इज आल्सो 2 लाख, क्योंकि 20 40 40 100% एग्जैक्ट सेटलमेंट है। और इसके बाद कैपिटल रिडक्शन है ना इसमें, तो कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट में ट्रांसफर करो। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है 80,000, तो अमाउंट यहाँ पे 80 आएगा। सिर्फ कैपिटल रिडक्शन के बदले अपोजिट में क्या है, क्रेडिटर्स, अमाउंट यही आएगा, अपोजिट में आएगा क्रेडिटर्स। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 10th वन। 10th इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। 10th एडजस्टमेंट को पढ़ते वक्त 5th एडजस्टमेंट से कंपेयर करना। 5th एडजस्टमेंट और 10th एडजस्टमेंट बोथ आर सिमिलर बट अपोजिट टू ईच अदर। 5th एडजस्टमेंट में आप पढ़ो एरियर्स ऑफ डिविडेंड कैंसिल किया था, लेकिन वो लायबिलिटी था नहीं, जो कैंसिल किया तो मैंने एंट्री नहीं किया। लेकिन 10th एडजस्टमेंट देखो, अदर करंट लायबिलिटीज में 40,000 डायरेक्टर्स को पे करना है। वो अदर करंट लायबिलिटी आप चेक कर सकते हो, लायबिलिटी है। अब आगे दिया है कि इट इज टू बी कैंसल्ड, वो कैंसिल करना है। सो सी 5th एडजस्टमेंट और 10th एडजस्टमेंट बोथ आर सेम। 5th एडजस्टमेंट में भी लायबिलिटी कैंसिल करना था, Yes, sir. 10th एडजस्टमेंट में भी लायबिलिटी कैंसिल करना है, लेकिन बोथ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि 5th एडजस्टमेंट में जो लायबिलिटी था वो लायबिलिटी था ही नहीं, कंटिंजेंट, बैलेंस शीट में नहीं था। लेकिन 10th एडजस्टमेंट में जो लायबिलिटी है वो रियल लायबिलिटी है, और रियल लायबिलिटी जब कैंसल्ड होता है तो इट इज आवर गेन, वो हमारा फायदा है। लायबिलिटी कैंसल्ड, तो व्हाट आई विल डू, मैं पहले यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा क्रेडिट में लायबिलिटी कैंसल्ड, कितना 40,000 एंड इस बेसिस पे उसका एंट्री बनेगा। क्या बनेगा, अदर करंट लायबिलिटीज टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, तो सी 5th एडजस्टमेंट 10th एडजस्टमेंट दोनों सेम, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस क्या है, 5th एडजस्टमेंट में ऐसा लायबिलिटी कैंसिल हुआ जो था ही नहीं, नो एंट्री, और 10th में रियल लायबिलिटी कैंसिल्ड हुआ है, तो वो रियल लायबिलिटी कैंसिल का मैंने एंट्री किया। रियल लायबिलिटी कैंसिल मतलब मेरा फायदा, फायदा कहाँ पे लिखा जाएगा, क्रेडिट। लॉसेस हम डेबिट में लिखते हैं, गेन कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट, और उस बेसिस पे एंट्री। 11th एडजस्टमेंट इज अबाउट मेकिंग कॉल। अब ये जो एडजस्टमेंट है याद रखना, व्हेनेवर फेस वैल्यू डज नॉट चेंज, शेयर कैपिटल रिडक्शन का जो केस होता है ना, उसमें अगर फेस वैल्यू नॉट चेंज वाला एंट्री होता है ना, देन यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ सच केसेस ये कॉल का एंट्री है। जहाँ पे फेस वैल्यू नॉट चेंज का एडजस्टमेंट होता है ना, ये 8th वाला आई एम टॉकिंग अबाउट, शेयर कैपिटल रिड्यूस था लेकिन फेस वैल्यू नॉट चेंज, उसमें ये कॉल का एडजस्टमेंट होता है। वैसे ये कॉल है क्या, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इशू ऑफ शेयर्स करके एक टॉपिक था,
अकाउंट में, एज वेल एज इन 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट था एसपी। अब नाउ डोंट से कि आपने मैथ्स ऑप्ट किया था, आप इतने स्कॉलर तो हो नहीं कि आपने मैथ्स ऑप्ट किया होगा, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे नॉर्मल बच्चे, बहुत बहुत कम स्टूडेंट है ना वो एसपी के ऑप्शन में मैथ्स लेते हैं। अगर आपने लिया होगा तो नो प्रॉब्लम। अकाउंट में भी टॉपिक था इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट। तो इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक में आपको पढ़ा होगा आपने कि जब कोई इन्वेस्टर शेयर्स खरीदता है, फॉर एग्जांपल शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, एक शेयर का वैल्यू, तो वो 10 रुपया एक साथ नहीं देना होता। अप्लाई करते वक्त ही विल पे सम मनी, 2 रुपया देगा अप्लाई करते वक्त, फिर कंपनी उसे अलॉट करेगी शेयर्स, तो अलॉटमेंट के वक्त कंपनी 3 रुपया मांगेगी फॉर एग्जाम्पल। मैं 2-3 ऐसे फिक्स नंबर नहीं होते, 3 रुपया मांगे, पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगे। अब ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद जो बचा हुआ पैसा है, 10 फेस वैल्यू था, 2 रुपया एप्लीकेशन के वक्त दिया, अलॉटमेंट के वक्त 3 रुपया दिया कंपनी को, बचा 5। अब ये 5 रुपया वेन एवर कंपनी विल बी इन नीड ऑफ फाइनेंस, जब भी कंपनी को जरूरत होगी, दे विल डिमांड इट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, दे विल डिमांड इट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, मतलब वो शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे। दैट इज कॉल्ड एज मेकिंग कॉल। मेकिंग कॉल का मतलब यहाँ पे फोन कॉल नहीं होता, मेकिंग कॉल का मतलब शेयर होल्डर से पैसा मांगना। ओके, तो नाउ एडजस्टमेंट नंबर 11 पढ़ो और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी को पैसा मिलेगा या पैसा देना है? पैसा इन्वॉल्व है मेकिंग कॉल, क्योंकि वो पैसा रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे पैसा आएगा या पैसा जाएगा? आएगा। यस, आएगा। आएगा। सो याद रखना, व्हेनेवर कंपनी मेक्स सर कॉल, इशूड लिखा है तो आएगा। जब भी कंपनी शेयर होल्डर्स पे कॉल करती है तो कंपनी को पैसा मिलता है। तो अकॉर्डिंगली मैं एंट्री कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट, पैसा आएगा। अब कितना पैसा आया वो एडजस्टमेंट ठीक से पढ़ो, ₹3 पर शेयर, और मेरे इक्विटी के नंबर कितने हैं? 40,000। आप बैलेंस शीट देख सकते हो या फिर यहाँ पे भी है, 40,000 आर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 3 पर शेयर, सो 1,20,000। अब मुझे बताओ क्रेडिट में क्या लेना चाहिए? पैसा आया, किसने दिया ये पैसा? किससे डिमांड किया ये पैसा, किसने दिया? हेलो, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर शेयर। होल्डर इक्विटी शेयर, क्रेडिट में क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर। दैट्स द एंट्री फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग कॉल। वैसे इसका 2 एंट्री होता है अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो, मेकिंग कॉल का अलग और रिसीविंग कॉल का अलग। ये मैंने कंबाइन एंट्री किया है, कंबाइन एंट्री, क्योंकि पैसा आया और कहाँ से आया? इक्विटी शेयर्स। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, लास्ट एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी पेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अब ये अगर टू द एक्सटेंट पॉसिबल वर्ड नहीं होता तो इट वाज सिंपल फॉर मी कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे करता। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, आप देख सकते हो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी को पे करना है, मतलब उनका सेटलमेंट चल रहा है, तो मेरा एंट्री क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा पे करना है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। मेरा एंट्री होगा बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दे आर सेइंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना। अब जितना हो सकता है उतना, इसका मतलब है कि आपकी जेब में जितना पैसा है उतना ही आप पे कर सकते हो। सी, अगर आपको कॉलेज का फीस पे करना है तो आप कितना पे करोगे? जितना आपके पास है उतना। अगर आपके पास पूरा नहीं है, सपोज कॉलेज का फीस 10,000 है, आपकी जेब में सिर्फ 6,000 है, तो आप कितना पे कर पाओगे? पूरा 10,000 पे नहीं कर पाओगे। आप कितना पे करोगे? जितना है उतना, मतलब एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना है, लेकिन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना। इसका मतलब आपके पास जितना पैसा है उस हिसाब से आपको पे करना है। तो अब मुझे चेक करना होगा मेरे पास कितना पैसा है। अब ये चेक करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, हम अपना जो बैलेंस शीट का फॉर्मूला है ना, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, वो अप्लाई करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना पैसा है। उससे पहले चेक करो बैंक ओवरड्राफ्ट का लायबिलिटी कितना है। बैंक ओवरड्राफ्ट का लायबिलिटी कितना है? आई थिंक इट इज 1,20,000, मतलब मुझे 1,20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना है। लेट्स सी कि हमारे पास पैसा कितना है।
पहले चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ कैश एंड बैंक बैलेंस आपके पास पड़ा है। ओल्ड बैलेंस शीट में कैश बैंक कुछ भी नहीं है, लेट इट बी, नहीं है तो जीरो। अब कैलसी रेडी रखो और जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। एंट्रीज देखो, पहले एंट्री में डेबिट 16,000 मतलब प्लस 16। तीसरी एंट्री में फिर से बैंक डेबिट है मतलब फिर से प्लस 24। फर्स्ट 16, पहले ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ नहीं था, 16 ये 24 ये प्लस किया। अब सेवेंथ एंट्री में देखो 8,000 क्रेडिट, माइनस करो। नाइन्थ एंट्री में भी क्रेडिट है 40,000, माइनस करो। और फिर 11th एंट्री में डेबिट है 1,20,000, प्लस करो। तो मेरे ख्याल से 1,12,000 आ रहा है बैलेंस, 1,12,000 राइट है, 1,12,000। यस सर। अब मुझे बताओ आपके पास पैसा है 1,12,000, लायबिलिटी कितना पे करना था बैंक ओवरड्राफ्ट का, 1,20,000। पे कर पाओगे 1,20,000? नहीं, क्योंकि आपके पास कितना है 1,12,000। तो सी एंट्री में अमाउंट आएगा 1,12,000, जितना है उतना, टू द एक्सटेंट पॉसिबल। 1,20,000 लायबिलिटी है लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, 1,12,000। सो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी डेबिट टू बैंक 1,12,000। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, एडजस्टमेंट्स आर ओवर। अब मैं ये कैपिटल रिडक्शन क्लोज करूंगा और अगर उसमें डिफरेंस है तो डिफरेंस डेबिट का कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट का गुडविल, और उसका एंट्री भी आएगा। बट आई थिंक ये टैली हो रहा है, इसका मतलब देयर विल बी नो एक्स्ट्रा एंट्री। टोटल करो 440, 520, 560, और ये टोटल भी 560 है। इसका मतलब कुछ आज डिफरेंस नहीं आ रहा है जैसे पिछली दो सम में था। टेक दिस स्क्रीनशॉट, इसका बैलेंस शीट मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और नाउ आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। For preparing balance sheet, I will remove this capital reduction account, and instead of that, I will prepare Which division it is? balance sheet over na? here. For preparing balance sheet, I need journal entries. That's why I'm keeping the entries here only. I'm just removing this part, and in place of this, I'm drawing the balance sheet. See here, right? I'm removing capital reduction account, and here I'm drawing the balance sheet. And in last two lectures, I have explained the balance sheet. Same balance sheet I'm drawing over here, no difference at all. And before filling up the figures, I will explain each and every heading again so that you will understand what comes under which heading, because that is the requirement. आपको पता होना चाहिए कौन सी heading में क्या आ रहा है. Then only you will be able to fill up the figures. So let's discuss the balance sheet headings. सबसे पहला हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टुगेदर। सेपरेट यहाँ पे नहीं दिखाते, सेपरेट करना है तो आप नोट प्रिपेयर करोगे। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग नोट। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। हाँ, अगर कॉलिनरी ईयर्स है तो माइनस भी होता है, बट दैट इज पार्ट हियर। I request all the participant to mute. कुणाल बोडेकर, तुषार जायगडे, काय गरज आहे अनम्यूट करायची? तुषार जायगडे, I will remove you from this lecture. Okay, शेयर कैपिटल में इक्विटी एंड प्रेफरेंस आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आते हैं। रिजर्व्स दैट इज जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, एज वेल एज सिंकिंग फंड एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म फंड बोरोड, जिसमें डिबेंचर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली डिबेंचर आता है मोर ऑफन, एंड एनी अदर लॉन्ग टर्म लोन टेकन। ट्रेड पेएबल में आएगा क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। अदर करंट लायबिलिटी में और कोई लायबिलिटी होगा तो जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। दिस इज लायबिलिटी साइड। वैसे दिस इज द शॉर्ट फॉर्मेट, डिटेल फॉर्मेट इज इन द टेक्स्ट बुक। मैंने जो रिक्वायर्ड है वही हेडिंग यहाँ पे लिखा है जो नॉर्मल सम में पूछते हैं। एंड ऑन द असेट साइड यू हैव फिक्स्ड असेट, जिसमें टेंजिबल आएगा, जिसमें
प्रीमाइसेस आ सकता है। टेंजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, लाइक प्रीमाइसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए है और जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट भी हेडिंग होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेंजिबल मत लिखो क्योंकि जो भी इंटेंजिबल होता है वो हम राइट ऑफ करते हैं। सो इवन इफ यू डोंट राइट द हेडिंग इंटेंजिबल एसेट, दैट विल बी ओके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देन इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल जैसे ट्रेड पेएबल था, क्रेडिटर बिल्स पेएबल, वैसे ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस। लोन एंड एडवांसेस गिवन, शॉर्ट टर्म लोन गिवन, शॉर्ट टर्म एडवांसेस गिवन, एंड एनी अदर करंट एसेट लेफ्ट। तो ये है बैलेंस शीट। ऐसा ही बैलेंस शीट होगा आपका हर सॉल्यूशन का पार्ट। अगर बैलेंस शीट पूछा है तो हमें सिर्फ इसके आगे अमाउंट लिखना है। अभी अमाउंट कैसे लिखोगे उसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। एग्जाम में ये शॉर्टकट लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैं लायबिलिटी का अमाउंट कैसे फाइंड आउट करता हूँ और असेट का कैसे। लायबिलिटी का कोई भी अमाउंट फाइंड आउट करना है, डेबिट को माइनस करो, क्रेडिट को प्लस करो। मतलब पुरानी बैलेंस शीट में से अमाउंट ले लो, पुरानी बैलेंस शीट में से अमाउंट लेना है और एंट्रीज देखना है। अगर एंट्री में क्रेडिट है तो प्लस करो, डेबिट है तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। मैं दोनों का कैलकुलेशन एक साथ करता हूं, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग कब जरूरी होगा? जब हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। मैं यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ शेयर कैपिटल के हेडिंग में क्या आएगा वो कंबाइन दिखाना है, इसीलिए मैं दोनों का कैलकुलेशन एक साथ करूंगा। मेरे लिए इक्विटी प्रेफरेंस बोथ आर शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले देखो ओल्ड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कितना है? आई रिमेम्बर फिगर्स, 2,40,000. 2,40,000 और 4 लाख। 2,40,000 और 4 लाख मतलब 6,40,000 है। कीप योर Yes, कैलसीज 6 lakh रेडी। for- Yes, sir. अब इस 6,40,000 में कहाँ पे शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है? देखो, ये देखो शेयर कैपिटल, क्रेडिट सॉरी डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट माइनस करो। सेम वे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, ये भी माइनस, ये दोनों माइनस होगा। एंड 2 lakh. वन मोर वी हैव क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये क्या होगा? प्लस होगा। ओके, तो देखो प्लस माइनस कितना आ रहा है? 3,20,000. 3,20,000. 3,20,000 and see the calculation over here, 3,20,000 करेक्ट। यहाँ पे 3,20,000 डायरेक्टली दिखाना है। जो डिटेल आप दिखाना चाहते हो ना कि इसमें से इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, वो सब कहाँ पे आता है? नोट में। अगर आप नोट प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर इक्विटी का कैलकुलेशन अलग, शेयर प्रेफरेंस का अलग करना होगा। मैंने एक साथ किया, ठीक है, क्योंकि मुझे एक साथ लिखना है। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो ओल्ड बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है? ओल्ड बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है? नहीं. एक भी नहीं है, ठीक है, लेट इट बी। नहीं है तो नहीं है। नाउ सी, एंट्रीज में कहीं पे है कोई रिजर्व? नहीं। एंट्री में भी नहीं है, इसका मतलब जीरो, कहीं भी रिजर्व्स नहीं है, डैश। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर चेक करो, ओल्ड बैलेंस शीट में डिबेंचर कितना है? कितना है डिबेंचर ओल्ड बैलेंस शीट में? 4,80,000. 4,80,000। और कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है ना? ठीक है, 4,80,000। अब इस 4,80,000 में एंट्री नंबर डिबेंचर कहाँ पे है? 9। डिबेंचर कितना है? क्रेडिट 80,000। क्रेडिट क्या करोगे? प्लस। प्लस क्रेडिट Add. प्लस ऐड कितना होगा? 5,60,000। 5,60,000. नाउ आई नो कि बैलेंस शीट में जो डिबेंचर है उनका रेट है 15% और यहाँ पे जो डिबेंचर है उनका रेट है 16%। आई नो बोथ आर डिफरेंट, बट बोथ आर डिबेंचर। मुझे सिर्फ यहाँ पे उनका टोटल लेना है, अलग अलग नहीं दिखाना है। अलग अलग मैं डिटेल कहाँ पे दिखाऊंगा? नोट, जो मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ वो नोट प्रिपेयर करना मैं किसी
और टॉपिक में पढ़ाऊंगा, दैट इज फाइनल अकाउंट। वहां पे वो नोट्स जरूरी है। यहाँ पे मुझे बैलेंस शीट सिर्फ प्रिपेयर करना है और उसमें मैं सिर्फ टोटल लिखूंगा, वट एवर कम्स अंडर दैट हेड। इसलिए मैंने सिर्फ डिबेंचर पढ़ा, वो 15% है 16% है, मैंने नहीं देखा। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल, जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आएगा। बताओ ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, क्रेडिटर कितना है, बिल्स पेएबल कितना है? क्रेडिटर 2 लाख बिल्स पेएबल नहीं है। अच्छा, क्रेडिटर्स सिर्फ 2 लाख है, बिल्स पेएबल नहीं है, लेट इट बी। चलो देखो क्रेडिटर्स है कहीं पे एंट्री में, आई थिंक 9th एंट्री में क्रेडिटर्स को डेबिट किया है 2 लाख। डेबिट मतलब माइनस, सो करो कैलसी यूज, बताओ मुझे 2 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा? 0 0। कैलसी यूज किया? नो। अदर करंट लायबिलिटी में पहले देखो वहां पे क्या क्या है। अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और अदर करंट लायबिलिटी भी है ना? हाँ। मतलब दोनों है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी, अदर करंट लायबिलिटी भी। तो दोनों का मैं कैलकुलेशन करूंगा, मैं सेपरेट करता हूँ यहाँ पे। पहले अदर करंट लायबिलिटी देखो कितना था, आई रिमेम्बर 1,20,000। अदर लायबिलिटी 1,60,000 है। हाँ, उसमें से एडजस्टमेंट नंबर 10 देखो, डेबिट हुआ है 40, मतलब डेबिट माइनस होगा। 160 में से 40 माइनस मतलब बचा 120, अदर करंट लायबिलिटी 120, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसमें आएगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखो 120 था, लेकिन एंट्री नंबर 12 देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट हुआ 1,12,000, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बचा? 8। तो फिर टोटल कितना होगा अदर करंट लायबिलिटीज का? 1,28,000। 128, राइट है? यस सर। इसमें क्या क्या आया, आई विल रिपीट। इसमें अदर करंट लायबिलिटी पहले था 160, जिसमें से ये डेबिट 40 गया, मतलब बचा 120। और बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था 1,20,000, जिसमें से ये डेबिट गया 1,12,000, बचा 8। तो 120 प्लस 8 128। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड नॉट गिवन। करो लायबिलिटी साइड चेक करो एक बार और बताओ मुझे, कुछ बाकी तो नहीं है ना जो दिया है मैंने कंसीडर नहीं किया, ऐसा कुछ है नहीं ना? तो टोटल करो। 10,08,000। 10,08,000 करेक्ट। 8,000 करेक्ट। चलो असेट साइड, असेट साइड में टेंजिबल फिक्स असेट देखो। पहले ओल्ड बैलेंस शीट में फिक्स असेट टेंजिबल क्या क्या है, वैसे इनटेंजिबल तो आएगा नहीं। डेटर्स, टेंजिबल फिक्स असेट क्या क्या है? प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। यस, प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड फर्नीचर भी है। हाँ नहीं, नहीं, दो ही है ना? ठीक है, दोनों का टोटल करो। 8,40,000। 8,40,000। हेलो, 8,40,000। यस सर। ठीक है, अब एंट्रीज देखो, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट माइनस करो, एंड फिर से प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट माइनस करो, 2 बार क्रेडिट है, माइनस करो, अजून कुठेच नाही बेटा। त्याचे पाठ कितना आ रहा है? 7,20,000। करेक्ट, 7,20,000। 8,40,000 was there in the old balance sheet और माइनस ये 2 प्लांट क्रेडिटेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट देखो कितना है, आई रिमेम्बर 1,20,000 है, रिमेम्बर ओल्ड बैलेंस शीट में। यस सर। और उसका नया वैल्यू 56 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 56 लिख सकते हो, या फिर अपना फंडा फॉलो करो। ये देखो क्रेडिट है इन्वेस्टमेंट 64, तो 1,20,000 में से 64 माइनस 56 आएगा, मतलब नया वैल्यू। नया वैल्यू यहाँ पे आता है, सच्चिदानंद वाज आस्किंग ना कि कहाँ पे आएगा,
तो नया वैल्यू यहाँ पे आता है यस सर। और डिफरेंस यहाँ पे आता है। ठीक है। Okay. इन्वेंटरी मतलब स्टॉक 1,44,000 1,44 और एंट्री नंबर 3 में क्रेडिट है 48, क्रेडिट मतलब माइनस, सो 96 148 माइनस दिस 48, सॉरी 144 96 माइनस 48 96। 96,000 96,000 ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स और बिल्स डेटर्स कितना है? डेटर्स बिल्स रिसीवेबल 96,000 डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल नहीं है. नाही आहे. एंट्री मध्ये बघा डेटर बिल्स रिसीवेबल कुठे आहेत का? आई डोंट थिंक नहीं है ना, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल नहीं है, तो सेम आएगा 96। अच्छा मुझे कोई बताएगा डायरेक्टली कैश एंड बैंक बैलेंस कितना आएगा? दोज हु हैव अटेंडेड द लास्ट लेक्चर शुड नो कि कैश एंड बैंक बैलेंस कितना आएगा। आई एम सेइंग जीरो, आई एम सेइंग जीरो आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस। कोई बताएगा क्यों? बैंक ओवरड्राफ्ट पूरा पेड कर दिया है ना कैश से। यस, हु इज दिस? अभिषेक। अभिषेक इज करेक्ट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट वाज पेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मतलब हमारे पास जितना पैसा था हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने के लिए यूज किया है, और हमारे पास कम पैसा था। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000 था और हमने पे किया है सिर्फ 1,12,000, क्योंकि उतना ही पैसा था। इसका मतलब हमारे पास कुछ भी बचा नहीं होगा, फिर भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। ओके, वैसे लॉजिकली यहाँ पे नील आने वाला है, फिर भी ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं है, कैश बैंक कुछ भी नहीं है। तो यही से स्टार्ट करते हैं। कैलसी रेडी रखो। 16 डेबिट प्लस 24 डेबिट प्लस 8,000 क्रेडिट माइनस, बैंक सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ, 8,000 क्रेडिट माइनस 40,000 क्रेडिट माइनस, ये बैंक 120 प्लस और ये बैंक क्रेडिट 1,12,000 माइनस। देखो जीरो आ रहा है। जीरो। लोन अँड ऍडव्हान्सेस काहीच नाही, सॉरी लोन अँड ऍडव्हान्सेस आहेत का? हा आहे. काय? डिपॉझिट एंड एडवांसेस. कितना है? 40,000 है हाँ. और उसमें कुछ भी नहीं है ना एडजस्टमेंट एंट्री। वेदांत नहीं है. Meet yourself, Vedant Padrat. So 40,000 will be deposits, loan and advances. अजून काही आहे अदर करंट असेट मध्ये? काही राहिले का बघा असेट साइडला? असेट साइड में 2 असेट्स बाकी थे, एक था पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस और एक पीएनएल। वो दोनों भी नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों राइट ऑफ हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिसिटी कैंपेन पीएनएल पूरा राइट ऑफ हुआ है, तो मेरे ख्याल से टैली होना चाहिए क्योंकि असेट साइड में कुछ बचा नहीं है। सी द टोटल 10,08,000. टल्ली। Yes. That's it from my side. Now take the screenshot and if you have any doubt, ask me the doubts. काही डाउट असेल तर विचारा. Otherwise I'll move on to the next sum. काही डाउट आहेत? कुणाला विचारायचं आहे काही? ठीक है, चलो I will move on to the next part.